गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संक्रामक और असंक्रामक रोगों की। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक की। ये आपकी किताब में पेज नंबर 205 पर दिया गया है। खोलो किताबें, देखो ज़रा उसमें। अच्छा ये बताओ, बीमार पड़ने पर हम अक्सर कौन सी दवाई लेते हैं? जैसे हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं के कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब जब भी कोई भी जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वह अपनी कोशिका भित्ति बनाने में लग जाता है, जिससे कि उसका विस्तार होता है और वह हमें संक्रमित कर देता है, यानी कि हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। अब क्योंकि मानव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, तो एंटीबायोटिक का सीधा सीधा हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता। यानी क्या कह सकते हैं, एंटीबायोटिक का मानव कोशिकाओं पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप क्या किसी एंटीबायोटिक का नाम बता सकते हैं? पेनिसिलिन। देखो आपकी किताब में भी लिखा है ना, पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता। ठीक है। तो पेनिसिलिन का किसने की थी, इसकी जो है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, 1928 में की थी। अच्छा एक बात जो ध्यान देने की वो ये है कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग केवल जीवाणुओं के लिए होता है। जीवाणु यानी सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होता है। अगर हमें कोई और रोग हो गया है जो विषाणु या किसी अन्य सूक्ष्म जीव की वजह से हुआ है, तो एंटीबायोटिक दवाएं लेने से कोई भी लाभ नहीं होगा। देखो किताब में पढ़ते हैं हम, इसी पेज पर ऊपर देखो 205 पेज में ऊपर क्या लिखा है, मैं निकालती हूँ इसको। इसमें लिखा है, कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। यदि हम खांसी जुकाम से ग्रस्त हैं तो एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता अथवा उसकी अवधि कम नहीं होती। यद्यपि यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण होता है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया संक्रमण, बैक्टीरिया यानी जीवाणु संक्रमण पर ही उपयोगी होगा, ना कि वायरस संक्रमण पर। ठीक है बेटा, आ गया अब आपको समझ? तो अब संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे क्या होते हैं। इनका अंतर भी मैंने आपको लिखने के लिए दिया था पिछली वीडियो में। देखो मैंने अंतर यहाँ लिखा है, एक बार इसको समझने की कोशिश करो। देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, वीडियो में नज़र आ रहा है। देखो मैं पकड़ती हूँ इसको। संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग, यह रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, जबकि असंक्रामक रोगों में ऐसा कुछ नहीं है, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ में नहीं फैलते। और दूसरा अंतर क्या है? संक्रामक में यह रोगाणुओं के आक्रमण से उत्पन्न होता है। असंक्रामक रोग में क्या है? यह जीवित रोगाणु को छोड़कर अन्य कारकों से फैलता है। संक्रामक यह धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल जाता है, जबकि असंक्रामक पूरे समुदाय में नहीं फैलता। संक्रामक रोग का उपचार एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जा सकता है, जबकि असंक्रामक जो रोग हैं उनका उपचार एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं हो सकता। संक्रामक रोग के उदाहरण हैं खांसी जुकाम, और असंक्रामक रोग के उदाहरण हैं कैंसर, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप समझते हैं यानी हाई बीपी। ठीक है बच्चों। अब इसी में अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम देखते हैं क्या है। इसमें देखते हैं, किताब में नीचे आओ, इसका पेज। मेरे ख्याल से रोगाणु आप समझ गए होंगे अब अच्छे से क्या होते हैं। रोगाणु क्या है? बीमारी और संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। मतलब क्या है? ये संक्रमण का कारण होते हैं, ये संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ले जाते हैं। अब संक्रमण कैसे फैलता है, ये देखो चित्र दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, रोग संक्रमण के सामान्य तरीके। रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंच सकता है? मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक संक्रमित व्यक्ति है, कैसे संक्रमित व्यक्ति से या किसी अन्य कारणों से एक स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। देखो पहले इसमें क्या दिया, वायु द्वारा। वायु द्वारा मतलब कोई संक्रमित व्यक्ति है, मान लो वह छींकता है या खांसता है, तो क्या हो जाते हैं रोगाणु? वायु में फैल जाते हैं
और फिर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे क्या होता है, निमोनिया का रोग हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है। दूसरा देखो इन्होंने क्या यहाँ चित्र में दिया हुआ है, भोजन द्वारा, जल द्वारा, मतलब संक्रमित जल या भोजन कि हमने कभी बाजार से भोजन खा लिया, वो नहीं था, उस पर मच्छर कीट बैठे हुए थे, तो वो क्या है, वो हमारे शरीर में संक्रमित भोजन जो अगर प्रवेश कर जाए तो भी हमें व्यक्ति जो है वो संक्रमित हो जाता है, स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। जैसे कौन से रोग हो सकते हैं, इससे हैजा हो सकता है या पेचिश हो सकती है। अब यहाँ देखो, रोग वाहक द्वारा भी जो रोग हैं वो एक संक्रमित व्यक्ति से, या जो रोग वाहक द्वारा भी जो विषाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं वे भी एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। देखो जैसे कुछ विषाणु या जीवाणु रोग वाहक का कार्य करते हैं, मतलब रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। अच्छा, आपने रेबीज का नाम सुना होगा ना, रेबीज का नाम, यह कौन सा रोग है जो कि किसी संक्रमित कुत्ते से, बिल्ली से या बंदर के काटने से हो जाता है। एक और यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो मच्छर, मच्छर से कौन सा रोग होता है, मच्छर के काटने से। मादा एनाफ्लीज का नाम सुना है, मादा एनाफ्लीज मच्छर भी रोगवाहक का कार्य करते हैं और इनसे कौन से रोग हो जाते हैं, मलेरिया और डेंगू जैसे रोग हो सकते हैं। तो अब पता चल गया आपको रोग संक्रमण के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है। और कैसे हो सकता है, इन्होंने चित्र में दिखाया है, जैसे लैंगिक संपर्क द्वारा। जैसे कुछ रोग हैं, एड्स, एड्स क्या है, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। यह भी क्या होता है, एक विषाणु रोग होता है। ठीक है। अब देखो इसमें अगला टॉपिक क्या है, अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। मतलब क्या है इसका, कि जो रोगाणु है हमारे शरीर में विभिन्न अंगों द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ लिखा है कि अगर मान लो रोगाणु है कोई, वो वायु के द्वारा यानी हवा के द्वारा नाक में प्रवेश करता है तो संक्रमण कहाँ हो जाता है, फेफड़ों में हो जाता है। और कौन सा रोग हो जाता है उससे, क्षय रोग यानी टीबी। अगर मुंह द्वारा प्रवेश करता है तो संक्रमण कहाँ होता है, आहार नाल में, जैसे खसरा हो जाता है। और इसी तरह से अगर विषाणु जनन अंगों में प्रवेश करता है तो क्या करता है, वो पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर का सारा इम्यून सिस्टम नष्ट कर देता है। ठीक है। जैसे एड्स है इसका उदाहरण। और क्या हो सकता है, जैसे इन्होंने लिखा है किताब में, देखो इन्होंने लिखा है जापानी मस्तिष्क ज्वर, ज्वर यानी बुखार उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, लेकिन वह मस्तिष्क को संक्रमित करता है, यानी जापानी बुखार आने पर मस्तिष्क संक्रमित हो जाता है। और कौन सा है इसमें, मलेरिया का रोगाणु, मलेरिया का रोगाणु पता है आपको कहाँ पे अटैक करता है, वो त्वचा पर, और त्वचा से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। और क्या करता है, वो जितनी भी हमारी रक्त की रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ठीक है बेटा। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो रोगाणु है या जो जीवाणु है या कोई भी सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा प्रवेश किया है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, यदि सूक्ष्म जीव की संख्या बहुत कम है, जो हमारे शरीर में एंटर हुई है, यदि उस सूक्ष्म जीव की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। और यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति इतनी तीव्र होगी कि जीवन को खतरा भी पहुंच सकता है।